अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो गुस्सा क्यों नहीं करना चाहिए? गुस्सा तो आ रहा है, उसको कहीं न कहीं तो निकालेंगे। अगर कोई हमारे साथ खराब कर रहा है तो हम क्यों उसको माफ़ कर दें? फ़ॉरगिव करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर कैसे किसी को माफ़ कर दें? क्या रीज़न्स हो सकते हैं? हमें क्या बेनिफिट होगा? क्योंकि आदमी तो कोई भी काम करता है वो एक सेल्फिश मोटिव होता है, व्हाट्स इन फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या बेनिफिट है, उसी को लेके करता है। तो मुझे क्या फ़ायदा होगा अगर मैं गुस्सा नहीं करूँगा, अगर मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगा? मुझे पर्सनली क्या बेनिफिट होता है? क्या मेरे ब्रेन ब्रेन के ऊपर फ़र्क पड़ता है? क्या मेरी डायरेक्टली इससे कोई इनकम के ऊपर फ़र्क पड़ता है? क्या मेरे प्रोफ़ेशनल करियर के ऊपर इससे फ़र्क पड़ता है? क्या मेरे रिलेशनशिप पे फ़र्क पड़ता है? अगर मैंने कहीं पे गुस्सा कर भी दिया तो या फिर मैंने किसी को नहीं माफ़ किया, जेलस कर लिया, कंपैरिज़न्स कर लिए, गिल्ट की फीलिंग में चला गया, फ़ियर की फीलिंग में चला गया, शाइनेस की फीलिंग में चला गया, क्या फ़र्क पड़ता है? शेम की फीलिंग में चला गया, उससे होता क्या है? कैसे वो मेरे करियर को इफ़ेक्ट करेगा? कैसे मेरी ग्रोथ को इफ़ेक्ट करेगा? अगर हम आज की लैंग्वेज में उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो मैं इस चीज़ को न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एनएलपी के थ्रू एक टेक्नीक के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। और आप उसमें अपने प्रैक्टिकल रीज़न्स में एग्ज़ाम्पल्स लूँगा कुछ जिससे होप सो मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएँ। इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखना बिकॉज़ एंड में मैं एक डायग्राम ज़रूर शो करूँगा जिसमें मैं वो सारे के सारे रीज़न्स बताऊँगा कि क्या इफ़ेक्ट पड़ जाता है हमें, राइट? सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो ये एक डायग्राम है। सो सपोज़ ये एक इसको आप फेस मान लें, ठीक है? बहुत ज़्यादा उसमें ब्यूटिफिकेशन में मत जाइएगा बट हाँ, इसको एक फेस मान लें और ये एक पिक्चर है जो एक माइंड की एक फेस की पिक्चर है एंड दिस इज़ ब्रेन, ओके? सो इसको ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज़ द ब्रेन, राइट? एक सेकंड आई विल जस्ट स्पॉटलाइट दैट, या सो दिस इज़ द ब्रेन, राइट? और इसको हम माइंड मान लेते हैं टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। अब इस माइंड में जो इन्फॉर्मेशन हमें रिसीव होती है, वो या तो कुछ देख के इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है, विज़ुअल के थ्रू होती है, या फिर हमें कुछ सुन के होती है, बार-बार हमें कोई चीज़ सुनते रहते हैं या फिर इट कुड बी फ्रॉम यूट्यूब और इट कुड बी फ्रॉम वेरियस प्लेटफ़ॉर्म्स, या फिर हम किसी लोगों से सुनते हैं कुछ, या फिर वही चीज़ें हमारे अंदर भी चलती रहती हैं, तो वो सुन के एक इन्फॉर्मेशन हमें रिसीव होती है। उसके बाद या फिर कुछ महसूस करके वो इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है। इन 3 चीज़ों को ही पकड़ते हैं, तो हमें एक इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड ने रिसीव कर ली। अब ये जब इन्फॉर्मेशन रिसीव कर लेगा, उसके बाद हमारा माइंड क्या काम करता है, कि हमारा माइंड 3 काम करता है, या तो उस इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर देता है। डिलीट का मतलब ये होता है कि सपोज़ मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ एम्प्लॉइज़ की, एक सेल्स पर्सन की एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। सो टारगेट्स मिले और टारगेट मिलके एक इन्फॉर्मेशन सपोज़ एक ऑप्शन डिलीट हो जाता है कई बार, कि ये टारगेट मैं अचीव कर ही नहीं पाऊँगा। या फिर ये ऑप्शन भी डिलीट हो जाता है कि ये टारगेट मैं अ, अचीव कर पाऊँगा, ये भी ऑप्शन डिलीट हो सकता है। ये कैसे ऑप्शन डिलीट होता है उसको भी डिस्कस करेंगे। दूसरा ऑप्शन डिलीशन में मैं और एक एग्ज़ाम्पल ले सकता हूँ, सपोज़ कोई बच्चा टेस्ट देने गया और उसने मैथ्स का टेस्ट देखा और एक टेस्ट पेपर देखते ही उसके ये ऑप्शन डिलीट ही हो गया कि इस मैथ्स के टेस्ट में मैं टॉप भी कर सकता हूँ। या फिर मैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करें तो कोई स्टूडेंट के माइंड से ये ऑप्शन ही डिलीट हो गया कि मैं इसमें बहुत अच्छा रैंक भी ला सकता हूँ। मनी के केस में कई लोगों के माइंड में ये ऑप्शन ही नहीं आता कि मैं इस लेवल से ऊपर पैसा भी कमा सकता हूँ। मैं अपने बिज़नेस को इतना भी लेके जा सकता हूँ, या मैं अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो मैं ग्राउंड लेवल से एक एमडी के लेवल पे भी पहुँच सकता हूँ, सीईओ के लेवल पे भी पहुँच सकता हूँ। कइयों के माइंड से ये ऑप्शन ही डिलीट हो जाता है। वो ऑप्शन क्यों डिलीट होता है? बेस्ड अपॉन अ, मैं इसको लिख ही देता हूँ यहाँ पे, बेस्ड अपॉन हमारे जो बिलीफ्स होते हैं। अब ये बिलीफ्स कहाँ से बनते हैं? ये बिलीफ्स हमारे 2 चीज़ों से बनते हैं, या तो हमारे एनवायरनमेंट से ये बिलीफ आता है या फिर हमारे जेनेटिक्स से आता है। बट 70% केसेज़ में हमारी जो ग्रोथ होती है वो हमारे एनवायरनमेंट के बेसिस पे ही होती है। कैसे ये बिलीफ बन गया कि मैं नहीं कर सकता, सपोज़ आपने पास्ट में 3, 4, 5 महीने नहीं वो चीज़ अचीव करी है और वो कंटिन्यूअसली बेसिस पे हो रही है, तो आप
आप ये चीज़ सुनते रहते होंगे कि यार तू नहीं कर सकता, यार तेरे से नहीं हो पाएगा। और 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 5 महीने हो गए एंड कंसिस्टेंटली जब मैं उस चीज़ को सुन रहा हूँ तो मेरा माइंड वो ऑप्शन धीरे-धीरे डिलीट करना शुरू कर देता है। अगर कोई बच्चा कंटिन्यूअसली ये सुन रहा है कि तू नहीं कर सकता मैथ में अच्छा, या फिर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर सकता, यार तेरे बस की थोड़ी है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करना। नहीं यार तेरे से नहीं हो पाएगा, है ना? तो वो एक ऑप्शन डिलीट ही कर देता है बिकॉज़ माइंड बार-बार, बार-बार एक ही चीज़ को सुनता रहता है तो वो हमारा बिलीफ फ़ॉर्म हो जाता है। बिलीफ फ़ॉर्म कैसे होता है उसको भी आगे जाके हम किसी वीडियो में समझेंगे। बट आज इतना समझ लेते हैं कि जो भी डिलीशन होता है हमारा माइंड वो करता है वो किसी एक बिलीफ जब हमारा कोई बन जाता है तो उसके बेसिस पे हमारा माइंड वो चीज़ डिलीट करने लग पड़ता है। ऐसा मनी के केस में भी होता है। उसके बाद दूसरी हमारी माइंड क्या करता है उस ऑप्शन को डिस्टॉर्ट करना शुरू कर देता है। अब डिस्टॉर्शन क्या होता है कि सपोज़ मेरे बॉस ने मुझे बोला कि अतुल तू ये काम नहीं कर सकता, यू कैन नॉट डू इट, तेरे बस का नहीं हो पा रहा। अब मैं ये एक इन्फॉर्मेशन मेरे माइंड ने रिसीव करी एक ऑडिटरी मेथड से जहाँ पे मेरे बॉस ने बोला कि तू ये काम नहीं कर सकता और मेरे माइंड ने उसको क्या डिस्टॉर्ट करके यार मेरी तो लाइफ ही खराब हो जाएगी इससे। मेरी तो मैं क्या करूँगा? और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें और सामने आने लग पड़ती हैं, जैसे बच्चे सामने आ गए और माइट बी आपकी स्पाउस सामने आ गई, आपके खर्चे सामने आ गए, लाइफ सामने आ गई, आगे जाके 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद क्या होगा? और हम अपनी फ्यूचर की एक पिक्चर बनाने लग पड़े। बट मैसेज क्या अल्टीमेटली रिसीव किया था? उस मोमेंट के ऊपर, उस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, जब हमने कोई काम पार्टिकुलरली अच्छा नहीं किया कि यू आर नॉट यूज़फुल। ओके, यू आर नॉट यूज़फुल मीन्स यू आर यूज़लेस। यू आर यूज़लेस का मतलब मैं वो काम नहीं कर पा रहा। मैं नहीं हूँ, एम आई फिर वो ऑप्शन एक बिलीफ सिस्टम बनना शुरू हो जाता है कि एम आई वर्थ इट? क्या मैं यूज़फुल हूँ इस कंपनी के लिए, इस ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए? सिमिलरली अगर किसी बच्चे को बोला हो कि उसने सपोज़ मैथ के एक एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं लाया और उसको उसके टीचर ने ये बोल दिया कि नहीं यार, यू कैन नॉट डू दैट, नहीं हो पा रहा तेरे से, मतलब यू आर स्टूपिड और ऐसी कोई भी उसको बात बोल दी, तो उसके बेसिस पे वो अपनी जो सिचुएशन बना लेगा कि नहीं यार आई एम नॉट यूज़फुल, मैं नहीं कर पाऊँगा। वो पर्टिकुलरली उस टिपिकल कॉन्टेक्स्ट के लिए वो बात हुई थी, लेकिन माइंड कैसे उसको डिस्टॉर्ट कर लेता है, उसको पूरी की पूरी लाइफ़ की जर्नी के साथ जोड़ लेता है। फिर क्या होता है कि हमारे पुराने जितने भी इंसिडेंसेस होते हैं, वो हमारे सामने आने लग पड़ते हैं। रिलेशनशिप में आपने देखा होगा कि कभी-कभी गुस्से में या वाइफ हस्बैंड को या हस्बैंड वाइफ को कोई ना कोई एक ऐसा सेंटेंस बोल देता है और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो 10 साल पुरानी हों, बहुत सारे थॉट्स दिमाग में आने लग पड़ते हैं कि इसने मेरे को ऐसे बोला तो इसने ये मेरे बारे में ऐसे ही सोचती होगी या ऐसे ही सोचता होगा, राइट? तो उसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन, जब हमारा माइंड चीज़ों को बदल के हमारे सामने रख देता है। जो चीज़ एक्चुअल में रिसीव हुई है एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, उसको ना लेके कुछ और ही हमें दिखाने लग पड़ता है। उससे क्या होता है, धीरे-धीरे एंग्ज़ायटी आने लग पड़ती है, स्ट्रेस आने लग पड़ता है, जब हम कंटीन्यूअसली उस चीज़ को सोचते रहते हैं, नहीं उसके ऊपर काम करते। क्यों आता है? अगर बार-बार सोचते रहेंगे, तो बिलीफ बनता रहेगा, राइट? उसके बाद तीसरी चीज़ जो माइंड करता है उसके साथ, वो जनरलाइज़ करता है सिचुएशन को। जनरलाइज़ेशन का मतलब है कि जैसे ये पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ऐसे ही होंगे, ये पर्टिकुलर शहर के लोग ऐसे ही होंगे, राइट? अगर ये पर्टिकुलर कस्टमर अगर मैं ऐसा पकड़ूँ कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट के कस्टमर्स ऐसे ही होंगे, इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लोग ऐसे ही होंगे। अ, तो ऐसे कई सारे जनरलाइज़ बिलीफ हमारे माइंड में आते रहते हैं, वो चाहे रिलिजन को लेके हो गया, कम्युनिटी को लेके हो गया और कास्ट को लेके हो गया कि एक ने अगर हमारे साथ अच्छा नहीं किया तो हम एक जनरलाइज़ बिलीफ बना लेते हैं कि हाँ, पूरी की पूरी कम्युनिटी ऐसी है। तो दिस इज़ हाउ इट हैपेंस। तो तीसरा माइंड हमारा ये काम करता है। जनरलाइज़ क्यों करता है? अगेन बिलीफ। तो हमारे जो भी बिलीफ बन जाते हैं सुन के या फिर देख के या फिर चीज़ों को पहचान के बार-बार अगर एक ही चीज़ रिपीट होती रहती है तो वो हमारा बिलीफ बन जाता है। उसके बेसिस पे हमारा माइंड डिलीट करता रहता है इन्फॉर्मेशन, डिस्टॉर्ट करता है और जनरलाइज़ करता रहता है। ओके।
इसके बेसिस पे जो भी ये इंफॉर्मेशन आती रहती है, इसको हम परसेप्शन बोलते हैं। ये परसेप्शन हमारे अगेन बिलीफ्स के बेसिस पे होती है। ये परसेप्शन जब हमारा माइंड डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज इंफॉर्मेशन को कर देता है, तो उसके बेसिस पे हमारी मेमोरी बन जाती है। मेमोरी में हमारी चीजें स्टोर होती रहती हैं। अगेन हमारी मेमोरी में भी एक बिलीफ सिस्टम पड़ा रहता है। ये मेमोरी, सो ये एक साइकिल में चलता रहता है। ये मेमोरी अगेन वही बिलीफ्स बनाती रहती है, और यही सारे बिलीफ्स फिर इंफॉर्मेशन को डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज करते रहते हैं, और वही हमारे मेमोरी में बार बार। तो आर यू गेटिंग मी कि ये हमारा पैटर्न बन जाता है। ये जो है, ये पूरा का पूरा हमारा पैटर्न बन जाता है। इसी को हम अपना पैटर्न बनते बोलते हैं, और इसी के अकॉर्डिंगली हमारी लाइफ चलती रहती है, राइट। और उसके बेसिस पे हमारी मेमोरी बनती है, और जब हमारी मेमोरी बनती है तो अलग अलग सिचुएशंस के ऊपर जहाँ पे डिसीजन मेकिंग करनी होती है, उसके ऊपर, लेट मी राइट इट डाउन, उसके बेसिस पे हमारा स्टेट ऑफ माइंड बनता रहता है। आप सिर्फ अगर इस पूरी की पूरी चीज को भी याद नहीं रखोगे, सिर्फ इस पोर्शन को याद रख लेना कि हमारा स्टेट ऑफ माइंड बनता रहता है। अब ये स्टेट ऑफ माइंड या तो हमारा नेगेटिव या फिर डिस्ट्रक्टिव बोल सकते हैं, या फिर पॉजिटिव या फिर कंस्ट्रक्टिव बोल सकते हैं। अलग अलग सिचुएशन पे हमारा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड बनता रहता है। आपको सिर्फ ये देखना है अब कि डिफरेंट सिचुएशंस पे आपका पूरे दिन में कौन से स्टेट ऑफ माइंड में आप ज्यादा रह रहे हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ कुछ स्टेट ऑफ माइंड की। ये डायग्राम बेसिकली मैंने, एक बुक है, आप रेफर कर सकते हैं उस बुक को, और उस बुक का नाम है पावर वर्सेस फोर्स, एंड द बुक वाज रिटन बाय डेविड हॉकिंस। सो उसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरह एक एक इमोशन को ऐसे एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये हमारा स्टेट ऑफ माइंड है। जो करेज है, ये हमारा वाइब्रेशन है। 700 प्लस इज द हाईएस्ट वाइब्रेशन, और 30 इज द लोवेस्ट वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का मतलब है कि हम जिस भी वाइब्रेशन में रहते हैं, हम उसी तरह के लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, उसी तरह की चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। चाहे उसमें आप रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं, उसमें आप मनी भी बोल सकते हो, उसमें आप मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कंपनी बोल सकते हो। इनफैक्ट आप जब इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करेंगे, तो आप उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट बार बार करते ही रहेंगे। ये हमारे ऐसा समझ सकते हैं कि हमारी सबकॉन्शियसली होता रहता है। कई बिहेवियर्स होते हैं, जैसे हम गुस्सा करते हैं तो वो भी हमारे सबकॉन्शियस एक पैटर्न में चलता रहता है। एक ही तरह से गुस्सा करेंगे, एक ही तरह से गुड मॉर्निंग भी बोलेंगे, एक ही तरह से गुड आफ्टरनून भी बोलेंगे, एक ही तरह से खुश भी हो जाएंगे, एक तरह से दुखी भी हो जाएंगे। जल्दी दुखी होना, जल्दी खुश होना, तो ये हमारे पैटर्न्स होते हैं। अब पूरे के पूरे दिन में अब कौन से पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड में आप ज्यादा रहते हो। अगर आप गिल्ट के स्टेट ऑफ माइंड में ज्यादा रहते हो, तो आप ऐसा समझ लो कि आप 30 की वाइब्रेशन पे मूव कर रहे हो। अगर आप फियर के स्टेट ऑफ माइंड में रहते हो ज्यादा, तो आप 100 की वाइब्रेशन पे मूव कर रहे हो। आइडल स्टेट इज 200, आप इसको बोल सकते हो, जो सेंटर पॉइंट, जिसको हम करेज बोलते हैं। अब करेज की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन करेज ऐसा समझ लो कि हमें किसी स्टेप से डर लग रहा है, लेकिन फिर भी वो हम स्टेप अपने विजडम से सोच समझ के उसको उठा रहे हैं। सो करेज इज ए वेरी पॉजिटिव वर्ड, लेकिन 200 की वाइब्रेशन पे हम इसको एक मीडियम चीज मान सकते हैं। बिलो दैट, दीज आर ऑल नेगेटिव वाइब्रेशंस और डिस्ट्रक्टिव वाइब्रेशन, जिसका हमें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। अगर आपको एपैथी मीन्स आप किसी के साथ कनेक्ट कर ही नहीं पा रहे, कोई भी, आप किसी के दर्द को महसूस नहीं कर पा रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कोई दुखी हो रहा है या परेशान हो रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसको एपैथी बोलते हैं। तो एक, चाहे वो गिल्ट की फीलिंग हो गई, एपैथी की हो गई, या फिर ग्रीफ की हो गई, डर की हो गई, बहुत ज्यादा डिजायर रखना, मेरे को ये चीज भी मिल जाए, ये चीज भी मिल जाए, सब कुछ मेरा ही हो जाए। गुस्सा अगेन, एंगर, जिसको हम बहुत अपना पॉजिटिव चीज मानते हैं, वो हमारी 150 वाइब्रेशन के ऊपर होती है, जो हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं देती। जो हमारी प्राइड होती है अननेसेसरली, वो 175 के वाइब्रेशन पे होती है। और मेरे को ये लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बहुत अच्छा लगा।
इसको हम लोअर फ्रीक्वेंसी मान सकते हैं. So up to pride we can say it's a lower frequency, it's a neutral frequency, courage and neutrality. And then willingness हो गई, acceptance हो गई चीजों की, रीजन हो गया, अगर हम हर चीज को रीजन से समझने की कोशिश कर रहे हैं, तर्क से समझने की कोशिश कर रहे हैं. लव हो गया, लव की वाइब्रेशन 500 है, द जेन्युइन लव. ओके. जॉय, पीस एंड एनलाइटनमेंट. मैं यहाँ तक तो नहीं बोल रहा एनलाइटनमेंट तक, बट स्टिल अगर हम जैसे लव की फीलिंग तक भी धीरे धीरे पहुंचना शुरू कर दें, और ऐसा सोच के चलो कि हमारे सबकॉन्शियस बिहेवियर ही बन जाए. सो आई थिंक जितना हम उस स्टेट ऑफ माइंड में ज्यादा रहेंगे, उतना हम चीजों को उसी हिसाब से अट्रैक्ट करते रहेंगे. सो दैट्स वाई बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि क्यों आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्यों आपको भूल जाना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए, क्यों फॉरगिव कर देना चाहिए, क्यों ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए, क्यों लव करना चाहिए, क्यों हम्बल होना चाहिए, क्यों प्राउड नहीं करना चाहिए, क्यों छोटी छोटी चीजों पे गुस्सा नहीं करना चाहिए. राइट. क्यों करना है? आपके अपने सेल्फिश बेनिफिट के लिए. बिकॉज एक स्टेटमेंट में सिर्फ आपको बोलूंगा कि आपका स्टेट ऑफ माइंड आपकी अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. अगर आप ये बोलते हो कि मैं गुस्सा करता हूँ बिकॉज मेरे आसपास एनवायरनमेंट वैसा है, थिंक अबाउट इट. अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी सिचुएशन ऐसी है, इसलिए मैं ग्रीफ में जाता हूँ, इसलिए मैं गिल्ट में जाता हूँ, तो ये एक्सक्यूजेज हैं. आपकी गिल्ट, आपकी शेम, आपका डर, आपका गुस्सा, आपकी जेलस, आपकी ग्रीड, ये आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जिस तरह आपका लव, आपका जॉय, आपका पीस भी आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है. एक क्लास में एक लाइन बोलता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है कि हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमें वो मिलता है जैसे हम होते हैं. तो अगर मेरे अंदर लव है, तो मैं ऑटोमेटिकली लव ही अट्रैक्ट करूंगा. अगर मेरे अंदर जॉय है, तो मैं ऑटोमेटिकली जॉय ही अट्रैक्ट करूंगा. मेरे को लोग भी वैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, मेरे को एनवायरनमेंट भी वैसा मिलना शुरू हो जाएगा. अगर मेरे अंदर पीस है, तो मैं पीस ही अट्रैक्ट करूंगा. अगर मेरे अंदर जेलस है, तो मैं जेलस ही अट्रैक्ट करूंगा. अगर मेरे अंदर एंगर है, तो मैं एंगर ही अट्रैक्ट करूंगा. हमें वो नहीं मिलता. वी नेवर गेट व्हाट वी वांट, वी गेट व्हाट वी आर. सो इस पर्टिकुलर कोट पे मैं इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा. आई होप इट मेक सेंस टू यू. हमें गुस्सा क्यों नहीं करना चाहिए. अगर आपको अच्छी लगे ये वीडियो या ये कंसेप्ट अच्छा लगे, तो प्लीज आप सब लोगों से शेयर करना. बिकॉज किसी ना कहीं किसी ना किसी की बेनिफिट में ये आज चीज आ सकती है. सो प्लीज डू शेयर. एंड आप मेरे को कमेंट बॉक्सेस में बता सकते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसको हम वीडियो बनाना चाहें, तो हम बना सकते हैं. इसी स्टेट ऑफ माइंड को हमारी फिलॉसफी में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है, चाहे वो योग हो, चाहे सांख्य हो. उन उन फिलॉसफीज को भी मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा. और योग में इसको इस तरह बोला हुआ है कि चित्त वृत्ति निरोधा. हमारे चित्त में, हमारे माइंड में जितनी भी मेंटल स्टेट्स चलती रहती हैं, उससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, उन थॉट प्रोसेसेस से. और जो हमें नहीं चाहिए, जो स्टेट ऑफ माइंड नहीं चाहिए, उससे हम कैसे, हाउ वी कैन रिलीव आउट ऑफ इट. ओके. हाउ वी कैन लाइक हाउ वी कैन गेट फ्री आउट ऑफ इट. सो उसी को हम समझने की आने वाली वीडियोस में कोशिश करेंगे. तो एक मेरी कोशिश है, एक प्रयास है ये समझाने के लिए कि स्टेट ऑफ माइंड हमारे लिए क्यों बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट. थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग. टेक केयर. बाय.